हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। 4.2 से पहले हमने 4.1 और 4.2 का भी पहला और दूसरा सम कर लिया है। आज हम सेकंड से जो इसके क्वेश्चन नंबर 6 तक है वो करेंगे। ध्यान से आपने समझनी है। स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम है, जो एप्लीकेशन है, व्यवहारिक जीवन जो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो गणित जगत चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सभी कर दीजिए। इसका आपको भी फ़ायदा है और हम लोगों को भी फ़ायदा है। देखिए एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड क्वेश्चन। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको योग दे रखा है। योग कितना दे रखा है 27 और गुणनफल कितना दे रखा है 182 दे रखा है। ठीक है, जब भी योग दे रखा हो तो माना संख्याएं, हम संख्याएं योग है तो माना संख्याएं एक तो x मान लो और दूसरी क्या होगी 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का जोड़ क्या दे रखा है 27। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 27 आ जाएगा। अब गुणनफल, इनका गुणनफल कितना है, गुणनफल है 182। इनकी गुणा कर दो, x की 27 माइनस एक्स 182 से मल्टीप्लाई कर दो, करो तो क्या आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्र, इसको इधर ले आओ, माइनस 122 इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्र प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 से गुणा करने पर, माइनस 1 से गुणा कर दो भी, सभी को, दोनों को गुणा कर दो तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैंने गुणनखंड विधि, कौन सी विधि कर रहे हैं हम, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में इसकी से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि आपको 182 एक्स स्क्वायर को दो टुकड़े करने हैं, फैक्टराइज करने हैं, गुणनखंड करने हैं। यहाँ भी एक्स लिख लो, यहाँ भी एक्स लिख लो, और जोड़ने पर कितना चाहिए माइनस 27x चाहिए। तो 182 के फैक्टर करेंगे हम, 2 में 18, 2 एकम 2, फिर 7 पे जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते, देखो 14 और 13 सिंपल सा है। 14 और 13 क्या आएगा 27, और क्योंकि यहाँ प्लस है मल्टीप्लाई करके आपको क्या चाहिए प्लस, तो दोनों के साइन या तो नेगेटिव होंगे या दोनों के साइन पॉजिटिव, लेकिन यहाँ नेगेटिव है तो दोनों के साइन क्या होंगे नेगेटिव होंगे। फिर तो यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आ गया x माइनस 14 माइनस, इन दोनों में से बेटा कॉमन क्या आ गया 13 कॉमन आ गया। 13 कॉमन आ गया तो यहाँ x 182 को 13 से भाग करेंगे, 13 एकम 13, 5 बचेगा, 13 चौके 52। मैंने पहले बताया कि ये दोनों हमेशा सेम आएंगे। ठीक है बेटा, x माइनस के 14 x माइनस के 13 इज इक्वल टू 0, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दो संख्याओं की गुणा 0 कब होती है, जब दोनों संख्या 0 के इक्वल हो या कोई एक संख्या 0 के बराबर हो। तो x की वैल्यू क्या आ गई 14, यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई 13। ठीक है, अब आपको बस क्या करना है, उन्होंने कहा था संख्याएं बताओ, तो अतः संख्याएं क्या आ गई, जब अब अलग अलग करनी है क्योंकि x की दो वैल्यू हैं। जब x की वैल्यू 14 है तो संख्याएं क्या आएंगी, एक तो आएगी 14 और दूसरी क्या आएगी 27 माइनस 14 यानी कि 13 आएगी। और जब x की वैल्यू 13 है तब संख्याएं क्या आएंगी भाई, एक 13 आ जाएगी और दूसरी क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी। तो क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, ये धनात्मक पूर्णांक है बेटा, ध्यान रखना, धनात्मक यानी कि प्लस वाले हैं, उनके वर्गों का योग 365 है। देखो बेटा, आपको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं, मान लेते हैं, माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक
कर्मगत का मतलब क्या होता है बेटा, लगातार, कर्मानुसार, यानी कि क्या होंगे, एक x होगा और दूसरा क्या होगा x+1। ये धनात्मक है, ध्यान रखना। धनात्मक कौन से होते हैं, जो प्लस वाले होते हैं, पॉजिटिव होते हैं आपके, जैसे 1 2 3 4, यहाँ ये धनात्मक पूर्णांक है x और x+1। एक जैसे 2 है, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 5, ऐसे 4, ठीक है। अब प्रश्नानुसार इसने कहा इनका गुणनफल, सॉरी देखो प्रश्नानुसार क्या कहा है इन्होंने, इनके वर्गों का योग 365 हो, वर्गों का योग, वर्ग कर दिया भाई, ये देखो दोनों का वर्ग कर दिया, ठीक है बेटा, वर्ग कर दिया, उनका योग जोड़ दिया, उनके वर्गों का योग 365 हो, कितना हो 365। अब देखो सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे, x² प्लस, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, a प्लस बी का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ठीक है, इक्वल टू 365। इसको इधर ले आते हैं, चलो x² 2x² प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2x 2 इंटू x 2x माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस 2x, पहले ये लिख दिया, यहाँ 1 है माइनस 365 तो घटाएंगे माइनस 364, माइनस 364। अब देखो ये भी 2 पे कट रहा है, ये भी 2 पे, ये भी 2 पे। जब आपका ऐसे 2 से भाग हो, किसी संख्या से भाग हो तो भाग कर दिया करो, इससे क्या होती है, कैलकुलेशन आसान होती है। तो क्या लिखोगे, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करेंगे, यहाँ क्या आएगा x² प्लस यहाँ पर क्या आएगा x माइनस यहाँ क्या आएगा 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 182 आ जाएगा, ठीक है। अब वही 182 की x² से मल्टीप्लाई करेंगे, वही 120 x² आएगा, किसका आएगा, माइनस का। ध्यान रखना है साइन अब क्या है, यहाँ पर माइनस है, पहले प्लस था। आप 2 फैक्टर बनाएंगे, इधर भी x लिख लो, इधर भी x, गुणा करके कितना चाहिए, x चाहिए प्लस का। अब एक बात ध्यान रखना, ये नेगेटिव है, गुणा करके माइनस आ रहा है, गुणा करके माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, दोनों में से। तो 182 के वही फैक्टर बनाएंगे जैसे पहले बनाए थे, 2 में 18, 1 3, ये 7 बचेगा, 13 7 91, 13 एकम 13, तो ये 14 आ जाएगा यहाँ से 14, और ये 13 आ गया, 14 में से 13 गया 1, तो ये प्लस का ले लो, प्लस का 14x ले लो और माइनस का 13 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से आप आगे क्या करोगे, x² प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे x, क्या आ जाएगा x प्लस 14, इन दोनों में से कॉमन माइनस 13x, जब माइनस बाहर आ जाए तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, प्लस। वैसे भी आपने ध्यान रखना है कि ये और ये हमेशा क्या आएंगे, बराबर आएंगे। इन दोनों में से कॉमन ले लो बेटा, x प्लस 14, क्या बच गया, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इधर लिख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दो संख्याओं की गुणा 0 है, इसको 0 के अलग, इसको 0 के अलग, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 14 और x की वैल्यू आ गई 13। यह असंभव है। क्यों असंभव है भाई, क्योंकि जो आपके पूर्णांक है वो क्या है, धनात्मक है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 13 लेनी है, माइनस नहीं लेनी है, ठीक है। तो देयरफॉर अतः धनात्मक पूर्णांक, कौन से आगे धनात्मक पूर्णांक, x की वैल्यू 13 रख दो, क्या क्या आ गया 13, और दूसरी क्या आ गई 13 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 14। तो ये धनात्मक पूर्णांक आ गए। समझ आ गया आपको बेटा, बिल्कुल सिंपल था। धनात्मक कर्मागत, कर्मागत का मतलब एक दूसरे के बाद, देखो एक दूसरे के बाद आया है। धनात्मक, धनात्मक का यूज कहाँ हुआ, यहाँ पर, क्योंकि माइनस 14 भी आ रहा है, माइनस 14 आपने लेना नहीं है, तो इस वजह से x ले लिया x प्लस 1, फिर इनके वर्गों का ये वर्ग कर दिया इनका, उनका योग 365 कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है,
यदि कर्ण 17 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। आपको क्या दे रखी है, एक समकोण त्रिभुज दे रखी है। ये समकोण त्रिभुज होती है जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको क्या बोलते हैं, आधार। और बेटा इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई। ठीक है, लंबी बोल देते हैं लेकिन अब क्वेश्चन में ऊंचाई है। अब देखो क्या कह रहा है ये, एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस पे क्या नाम है, समकोण त्रिभुज है ये। समकोण त्रिभुज पे हम कौन सी लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, वो ये होता है ऊंचाई का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब इन दोनों का वर्गों का जोड़ किसके बराबर होता है, कर्ण के वर्ग का जोड़ के बराबर होता है। इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब जो हमें ये स्टेटमेंट कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार के दुगने से आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब किसके ऊपर डिपेंड है, आधार के ऊपर। तो हम आधार x मान लेंगे और ये क्या हो जाएगा, इससे 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। समझ गए कि नहीं। हम कौन सी चीज मानते हैं, जिसके ऊपर डिपेंड होता है। ऊंचाई किसके ऊपर डिपेंड है, आधार। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। और कर्ण आपको क्या दे रखा है, 13 दे रखा है। कर्ण कितना दे रखा है आपको, 13 सेंटीमीटर। तो अन्य भुजाएं, मतलब कर्ण तो दे रखा है, ये दोनों भुजाएं आपने क्या करनी है। देखो कितनी आसानी से हम करेंगे इसको। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार, हमने मान लिया कि उसका आधार कितना है, x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी होगी बेटा, ऊंचाई कितनी होगी, x में से 7 सेंटीमीटर कम कर दो, ऊंचाई हो जाएगी। कर्ण आपको क्या दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। अब समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, क्योंकि हमने उसी का यूज कर सकते हैं समकोण त्रिभुज में, प्रमेय द्वारा क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग। आधार का वर्ग, आधार कितना है x का वर्ग प्लस ऊंचाई कितनी है x माइनस 7 का वर्ग। कर्ण कितना है 13 का वर्ग। यहाँ क्या आ गया x का वर्ग, इसका स्क्वायर खोलेंगे x स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। सोल्व करो, x स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर हो गए। यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के 14x प्लस 49 माइनस 169, इसको इधर ले आए। सोल्व करो, 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। मैंने आप लोगों को कहा था कि यदि वो सारे किसी एक संख्या से भाग होते हो तो भाग कर दो। ये सारे किससे भाग हो रहे हैं, 2 से, तो 2 से भाग करने पर 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपका ये आ गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आपने बेटा इसके क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। और गुणनखंड विधि से हम कर रहे हैं। गुणनखंड विधि से हम क्या करते हैं, इसकी इससे प्रोडक्ट करते हैं, इससे यानी कि माइनस 60 की x स्क्वायर से करेंगे माइनस 60 x स्क्वायर। इसको कितने फैक्टर में तोड़ना है, 2 में तोड़ना है, वो भी x वाले होंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी गुणा करके क्या आना चाहिए माइनस 60 x स्क्वायर, और जोड़ करने के बाद क्या आना चाहिए माइनस 7x आना चाहिए। ये तो क्या है गुणा करने पर, और ये है जोड़ने पर। उनको जोड़ने या घटाने पर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जोड़ने या घटाने पर। अब देखो वो कैसे करेंगे हम, ये 60 का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ऐसे 2 30 आ जाएगा, फिर 2 पे 15 आ जाएगा, फिर 3 पंजे 15, 5 एकम 5, अभाज्य गुणनखंड। अब आपने 2 संख्या यहाँ से बनानी है जिनका जो मल्टीप्लाई तो यही आएगी, जिनका जोड़ करें माइनस 7 आए। अब एक बात आपको बताई थी कि देखो मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आ रहा है। मल्टीप्लाई करके नेगेटिव कब आता है, देखो आपको पहले बताया था, आप खुद बताओगे क्या आया था
क्या बताया था आपको, नेगेटिव कब आता है, जब दोनों साइन क्या हो, अलग अलग हो। बेटा देखो, नेगेटिव की जब पॉजिटिव से करेंगे नेगेटिव, पॉजिटिव की जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव, तो दोनों के साइन अलग अलग है तभी तो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये दो संख्या है, इनका एक का पॉजिटिव होगा एक का नेगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, जब दोनों का एक का पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इसका मतलब जब घटाते जोड़ते कैसे हम, वही जब दोनों के साइन प्लस होते हैं या दोनों के साइन माइनस होते हैं तब हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और जब दोनों के साइन अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ आपने ऐसा संख्या देखनी है कि उनको घटाने के बाद 7 आए, -7 आए। तो देखो माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है, यानी कि बड़ा साइन किसका आएगा, साइन माइनस का आएगा। जो बड़ा संख्या आएगी वो माइनस की आएगी। तो यहाँ देखो 2 दूनी 4 तिये 12, और ये क्या ले लिया मैंने, 5 ले लिया। ठीक है, तो ये तो मैंने ले लिया 12x, ये क्या ले लिया 5। अब इनको घटाना है ना, 12 में से 5 के, अब घटाने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा। इसका क्या ले लिया माइनस, इसका क्या ले लिया प्लस। माइनस क्यों की लिया, -12x में से 5x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -7x आ जाएगा। तो यहाँ रख देंगे x² माइनस के 12x माइनस के प्लस के 5x -60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम। देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है बेटा, इनमें से, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x -12। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, +5, तो x -12 इज इक्वल टू 0। x -12 कॉमन आ गया, x + 5 इज इक्वल टू 0। ये दो संख्याओं की गुणा 0 है तो इसका मतलब ये अलग अलग हो जाएगी। x -12 बराबर 0, x + 5 बराबर 0। x की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -5। यहाँ लिख दें यह असंभव है। असंभव क्यों है भाई, क्योंकि असंभव है, क्यों है भाई असंभव, क्योंकि x क्या है, x क्या मानी थी, भुजा है। समकोण त्रिभुज की क्या भुजा है, और भुजा कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो कह देना x एक भुजा है जो ऋणात्मक नहीं हो सकती। x एक भुजा है, आगे लिख देना, जो ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, आपकी 12 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 12। तो इसका मतलब आधार कितना आ गया, आता है, या लिख लो त्रिभुज का आधार कितना है उसका भाई, दो भुजाएं, आधार कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी आ गई, 12 में से 7 घटा दो, यानी कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर आ गया आपका, 5 सेंटीमीटर आ गया। ये था आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है और आप खुद करते हो। देखो धीरे धीरे से यदि आप बाय रूल चलो, बाय स्टेप चलो तो बहुत आसान सा सम है। ठीक है, अब एक और हम बिल्कुल आसान सा सम जो आपने पहले भी कर रखा है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। जो 6 क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, ये हमने पहले भी किया था। उदाहरण नंबर जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें उदाहरण किया था पहला, उसका दूसरा जो पार्ट था वैसे है। क्या कह रहा है कि एक उद्योग है उसमें बर्तन बना रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि प्रत्येक नग की कीमत, एक नग की कीमत क्या है, जितने बर्तन एक दिन में बनते हैं, बर्तनों की संख्या मतलब एक दिन में जितने बर्तन बनते हैं उसके दुगुने से 3 अधिक उसकी निर्माण लागत है। प्रत्येक नग की निर्माण लागत मतलब कितना खर्चा आएगा उस नग को बनाने में, उसके दुगने से 3 अधिक है, दुगने से 3 अधिक है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो माना उस दिन, विशेष दिन कहा ना, माना विशेष दिन का मतलब कोई एक दिन चूज कर लिया। उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, हमने मान ली कि बर्तनों की संख्या कितनी है, x है। कितनी है, x मान ली। तो विशेष दिन यह देखा गया। अच्छा, अब आगे नग, प्रत्येक नग की निर्माण लागत
ठीक है। हर एक नग की निर्माण लागत कितनी है भाई, उसके क्या कह रहा है कि बर्तनों के दुगने से, बर्तन कितने हैं x, उसके दुगने से 3 अधिक है। समझ आ गया, बर्तनों के दुगने से 3 अधिक है, ये क्या है उसकी निर्माण लागत। अब आपको देखो, आपको कुल निर्माण लागत दे रखी है, विशेष दिन की कुल निर्माण लागत कितनी होगी भाई, कुल निर्माण लागत मतलब कि उस दिन कितना खर्चा आएगा भाई, जितने बर्तन है, एक नग पर कितना है, इतना खर्चा है, और टोटल कितने नग है x, तो खर्चा मतलब मान लो आपके पास बर्तन कितने हैं 10 है, एक बर्तन पर कितना खर्चा आ रहा है 23 रुपये, तो वो पूरे दिन में कितना खर्चा आएगा 230 आएगा, 23 की 10 से गुणा कर देंगे 230 रुपये खर्चा आएगा। अब आपको यानी कि इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये मल्टीप्लाई करती, ठीक है, प्रश्नानुसार। अब आपको प्रत्येक नग की लागत कुल निर्माण लागत दे रखी है, कितने पे दे रखी है कुल निर्माण लागत बेटा, 90 रुपये दे रखी है। तो आप क्या करोगे, इस x 2x + 3 को किसके बराबर रख देंगे 90, क्योंकि ये भी निर्माण लागत है और ये भी क्या है कुल निर्माण लागत, दोनों कुल निर्माण लागत है। अब इन दोनों को सोल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा 2x² + के 3x, इसको इधर ले आओ, -90 = 0। ये आपका क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको बेटा सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखो, अब आप ये बताते जाना और मैं करता जाऊंगा। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे बेटा जल्दी बताओ, इसकी मल्टीप्लाई 90 से करेंगे सबसे पहले, यानी कि 2x की -90 से करेंगे तो क्या आएगा -180 x², रही पहला काम खत्म। दूसरा काम, ये दो लाइनें, यहाँ पर भी x वाली आएगी टर्म, यहाँ भी 2 फैक्टर बनाएंगे, ये क्या होता है गुणा करने पर, ऐसे ही जोड़ने पर देखना है, जोड़ने पर कितना आएगा, जो बीच वाली टर्म है 3x, ठीक है। अब क्या करेंगे, 180 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे, 2 पे जा गया 60, फिर 2 पे गया 30, फिर 2 पे गया 15, फिर 3 पंजे 15, भाग करते हैं ना 5 एकम 5। अब देखो 2 दूनी 4, कम हो गया क्या, 2 30 15, ठीक है। ये गलती करती ना हमने, से क्या आएगा, ये दोबारा करते हैं, ठीक है, क्योंकि 180 का 2 से कर दिया था ना, 90 आएगा, यहाँ क्या आएगा 90 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 3 45 आएगा, फिर आएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर दोबारा से 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ठीक है। 2 दूनी 4 तिये 12, ये 12 ले लो और ये 15 ले लो। देखो अब मैंने कहा था दो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे, एक का प्लस एक का माइनस, इसका क्या कर लेंगे प्लस और इसका माइनस। इसका प्लस क्यों लिया भाई मैंने, क्योंकि बेटा इन दोनों का जोड़ करके +3 आ रहा है, और जब +3 उत्तर आ रहा है इसका मतलब क्या है, दोनों में जो संख्या है उसका साइन बड़ा होगा, उसका साइन क्या होगा प्लस होगा, क्योंकि उत्तर प्लस में आ रहा है, तो दोनों में प्लस आ गया। समझ आ गया कि नहीं, तो ये ध्यान से देख लेना, 2x² प्लस, ये पहली और तीसरी टर्म तो ऐसे लिखते हैं बेटा। अब ये लिखेंगे प्लस के 15x, माइनस के क्या लिखेंगे 12x माइनस 90 = 0। कॉमन ले लो, इन दोनों में देखो कॉमन आ रहा है, कुछ x तो आएगा, बाकी 2x और 15 में से कुछ नहीं कॉमन आएगा, वो ऐसे ऐसे। माइनस यहाँ कॉमन आएगा बेटा 6 दूनी 12x प्लस के 15। एक बात ध्यान रखना है कि हमेशा बराबर होते हैं। अब ये कॉमन आ गया 2x + 15 और x - 6 = 0। अब दोनों क्या करेंगे 0 के बराबर रख देंगे, 2x + 15 0 के बराबर आ गया, और यहाँ से x - 6 भी 0 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, और यहाँ से 2x किसके बराबर आ गया -15 के, x की वैल्यू क्या आ गई -15/2 आ गई, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर लिखना है x बराबर -15/2, यह असंभव है, असंभव है। क्यों, क्योंकि x क्या है, x बर्तनों की संख्या है, x क्या है बर्तनों की संख्या, और बर्तनों की संख्या कभी माइनस में हो सकती है भाई, माना बटे में भी नहीं हो सकती, डिवाइड में भी नहीं हो सकती। बर्तन क्या होंगे 1 2 3 4, -1 थोड़ी होगा बर्तन। तो
इसलिए x की वैल्यू कितनी आएगी, आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है बर्तनों की संख्या, आता है बस निर्मित, आता है निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी माननी थी, x माननी थी, तो x की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और क्या पूछे, नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या थी, 2x + 3 यानी 2 × 6 + 3 यानी क्या आ जाएगा, 12 + 3, 12 + 3 क्या आ गया, 15 आ गया। तो निर्मित बर्तनों की संख्या 6 है और नग की निर्माण लागत कितनी है, 15, यही हमने निकालनी थी। समझा के बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बड़े स्टेटमेंट देख के डरना नहीं है। सिंपल इसने कहा था कि भाई कुटीर में बर्तन बना रहे हैं और प्रत्येक नग की कीमत बर्तनों की संख्या के दुगने पर है। अब किसके ऊपर डिपेंड हो गया, बर्तन पर, बर्तनों के नग की निर्माण लागत किसके ऊपर डिपेंड होगी, बर्तनों की संख्या पर। तो बर्तनों की संख्या पहले हमने मान ली, जिसके ऊपर कोई चीज डिपेंड हो वो मान लेते हैं। तो ये मान लिया, तो इसने कहा दुगने से, इसके दुगने का मतलब 2 से गुणा कर दो, 3 अधिक, अधिक का मतलब प्लस कर दो, कुल निर्माण लागत इन दोनों की गुणा कर दो, कुल निर्माण लागत कितनी दे रखी है, 90, 90 के बराबर रख दो, फिर इसको सोल्व कर लो। गुणनखंड करने मैंने आपको बता दिए, इनकी पहले और तीसरे पद की, पहले और तीसरे पद की माइनस भी ध्यान रखना है, गुणा करनी है। फिर उनके 2 फैक्टर, एक x वाला, दोनों दूसरा भी x वाला होना चाहिए। फिर क्या करना है आपने, ये करने के बाद इसके अभाज्य गुणनखंड, यहाँ से आपके फैक्टर बढ़ेंगे, ये मैंने 12 ले लिया, ये 15 ले लिया, ये बढ़ा के प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 4.2 यहाँ पर ख़त्म होती है। आशा है कि आपको सारी समझ आई होगी। यदि वीडियोज आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा गणित जगत चैनल को मैक्सिमम शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।